हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले हम अगर स्वर के बारे में बात करें तो उससे पहले हमें वर्ण के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जैसे भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हों वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला, पीला, अगर इसके दो टुकड़े किए जाएं तो पी प्लस में ला। यदि पीला शब्द के भी और टुकड़े किए जाएं तो आधा पै प्लस में ई तथा आधा लय प्लस में आ। अब यदि आधा पै ई आधा लय आ के भी हम टुकड़े करना चाहें तो उसके और टुकड़े नहीं हो सकते। अतः ये ध्वनियाँ अक्षर या वर्ण कहलाती है। और ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती, जैसे स्वर और व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर के बारे में। बच्चों, स्वर परिभाषा अगर देखी जाए तो जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ऋ, ओ। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के किया जाता है। अ, ई, उ तथा ऋ ये मूल स्वर होते हैं। बच्चों, ये ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। इनमें ऋ का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण ऋ रै प्लस में ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त हो, जिसका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अब आपको पता है कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। अब आगे हम स्वर के भेद के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ह्रस्व स्वर और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। बच्चों, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ स्वर इन दो भेदों को बांटा गया है। तो इनका अब हम विस्तार से आप व्याकरण का भली भांति अध्ययन कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेकर बैठें और जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको साथ साथ में लिखते जाएं, ताकि आपका अभ्यास है वो बहुत ही व्यापक तरीके से हो और आप व्याकरण का अच्छी तरीके से ज्ञान। तो चलिए बच्चों, अब हम एक एक प्रकार के बारे में विस्तार से देखते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और ये कौन? ये 4 ह्रस्व स्वर हैं ए, ई, उ और ऋ। बच्चों, एक बार आप परिभाषा को दोबारा देख सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। और ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, ऋ। तो बच्चों, आपको ये चारों ह्रस्व स्वर याद हो गए होंगे। अब हम आगे स्वर के दूसरे भेद यानी कि दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दीर्घ स्वर को याद करने से पहले हमें इसकी परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बच्चों, कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो और मूल स्वरों से अगर दुगना समय लग रहा है तो वे कौन से स्वर होंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और ये कितने होते हैं? 7। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अलावा अंग्रेजी के ओ का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा।
बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ये कितने होते हैं? 7। अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और इसके अलावा ओ का भी हिंदी में प्रयोग होने लगा है। तो ये थे स्वर। बच्चों, अभी अभी हमने स्वर के बारे में पढ़ा। अब हम व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो व्यंजन के बारे में हमें जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और मूल रूप से अगर देखा जाए तो व्यंजन स्वर रहित होते हैं। बच्चों, परिभाषा को एक बार फिर से आराम से पढ़ा जाए कि जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और अगर मूल रूप से देखा जाए तो व्यंजन है वो स्वर रहित होते हैं। बच्चों, आप इस परिभाषा को अपनी नोटबुक में भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद में हम व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं कि व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव से बाधित होती है। बच्चों, कि व्यंजन का जब उच्चारण किया जाता है तो फेफड़ों से जो हवा यानी कि सांस मुख के किसी अवयव से जब बाधित होती है और जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। बच्चों, एक बार फिर से देखो कि व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव के द्वारा बाधित होती है और जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। पै का उच्चारण करने पर आधा पै प्लस में अ की सहायता से उच्चारित होगा। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि जब व्यंजन का उच्चारण किया जाता है तो हमारे फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी भी अवयव के द्वारा बाधित होती है। बच्चों, अब हम स्वर युक्त व्यंजन और उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। इसका वर्गीकरण 3-4 आधार पर किया जाता है। जैसे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उच्चारण के स्थान के आधार पर, यानी कि व्यंजन को बोलते समय या इनका उच्चारण करते समय जो हमारे सांस है वो मुख के किस अवयव के द्वारा बाधित हो रही है उसके आधार पर स्वर युक्त व्यंजन और उनका वर्गीकरण हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। उच्चारण के स्थान के आधार पर ये पहला भाग बांटा जाता है अ के आधार पर। जैसे कि अब हम कुछ व्यंजन के बारे बच्चों, सबसे पहले हम क वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। क वर्ग के अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं? अ, आ, क, ख, ग, घ, ञ तथा विसर्ग ह। उच्चारण का स्थान होता है कंठ और इस कारण
इस ध्वनि को क्या नाम दिया जाता है? कंठे। आप क वर्ग के अंदर एक बार फिर से व्यंजन देख सकते हैं। कौन कौन से व्यंजन आते हैं? अ, क, ख, ग, ख, ञ तथा विसर्ग है। उच्चारण स्थान कौन सा होता है बच्चों? कंठ। और इसलिए इस ध्वनि का नाम भी क्या रख दिया गया? कंठे। आप इस प्रकार आराम से एक एक व्यंजन को ध्यान से देखकर और समझकर इनके स्थान को भी याद रख सकते हैं। इसके बाद में हम जो वर्ग करने वाले हैं वो है, तो च वर्ग के अंदर बच्चों कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ई, च, छ, ज, झ, ञ, ये, श। और बच्चों इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु। अर्थात इनका उच्चारण करते समय सांस है वो तालु के द्वारा बाधित होती है। इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ई, च, छ, ज, झ, ञ, ये, श। इनका उच्चारण स्थान है तालु, इसलिए इस ध्वनि का नाम भी क्या दे दिया जाता है बच्चों? तालव्य। आराम से एक बार फिर से आप इसको आराम से पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाए। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं ट वर्ग के बारे में। तो बच्चों ट वर्ग के अंदर कौन कौन से व्यंजन शामिल हैं? बच्चों ट वर्ग के अंदर व्यंजन कौन कौन से शामिल हैं? ट, ठ, ड, ढ, ञ, ड़, ढ, ऋ, श, र। और इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा। इसलिए इस ध्वनि का नाम भी क्या दे दिया जाता है बच्चों? मूर्धन्य। आप ट वर्ग के बारे में एक बार फिर से मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। ट, ठ, ड, ढ, ञ, ड़, ढ, ऋ, श, र। उच्चारण स्थान इनका कौन सा होता है? मूर्धा। और इसलिए इस ध्वनि का नाम भी क्या दे दिया जाता है बच्चों? मूर्धन्य। अब हम इसके बाद में बात करने वाले हैं त वर्ग के बारे में। तो त वर्ग के बारे में कौन कौन से व्यंजनों को शामिल किया गया है? बच्चों त वर्ग के अंदर कौन कौन से व्यंजन हैं? त, थ, द, ध, न, ल, स। इनका उच्चारण स्थान होता है दांत। अर्थात जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के दांतों से बाधित होती है, इसलिए इन वर्णों का नाम क्या रख दिया गया? दंत्य। बच्चों त वर्ग के अंदर कौन कौन से व्यंजन हैं? एक बार फिर से उच्चारण करें। त, थ, द, ध, न, ल, स। और उच्चारण स्थान कौन सा होता है? और इस ध्वनि का नाम क्या रखा गया है? दंत्य। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं बच्चों प वर्ग के बारे में। और प वर्ग के अंदर कौन कौन से व्यंजन शामिल है? बच्चों प वर्ग के अंदर कौन कौन से व्यंजनों को शामिल किया गया है? आइए देखते हैं। प, फ, ब, भ, म, उ। उच्चारण स्थान कौन सा होता है बच्चों? ओष्ठ। इसलिए इस ध्वनि का नाम भी क्या रखा गया? ओष्ठ्य। प वर्ग के व्यंजनों को एक बार फिर से दोहराते हैं। प, फ, ब, म, उ। उच्चारण स्थान कौन सा होता है बच्चों? ओष्ठ। इसलिए इस ध्वनि का नाम भी क्या रखा जाता है? ओष्ठ्य। तो बच्चों आप प वर्ग के बारे में भी अच्छे तरीके से जान चुके हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कुछ और व्यंजन हैं ऐसे जिनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है और इस ध्वनि का नाम भी क्या होता है। तो आइए देखते हैं।
उसके बाद में व्यंजन आते हैं ए, ऐ। उच्चारण स्थान है कंठ प्लस में तालु, अर्थात जब ए और ऐ का उच्चारण करते हैं तो हमारी सांस है वो कंठ और तालु के द्वारा बाधित होती है। इसलिए इस नाम ध्वनि को किस नाम से जाना जाता है? कंठ प्लस में तालव्य, यानी कि कंठ तालव्य या कंठ्य तालव्य भी आता है। तो इसमें कौन कौन से व्यंजन हैं? ए, ऐ। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं आगे कौन सा व्यंजन आने वाला है। आइए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इन व्यंजनों को एक नोटबुक में साथ साथ में कॉपी करते जाएं ताकि आप इनका अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकें। तो उसके बाद में हम बात करते हैं व्यंजन व के बारे में। व का उच्चारण कैसे होता है, या सांस है हमारी वो मुख के कौन से अवयवों से बाधित होती है इसके उच्चारण में? बच्चों, दांत प्लस में ओष्ठ, अर्थात दांत और ओष्ठ मिलकर व का उच्चारण करते हैं। तो इसलिए इस नाम ध्वनि को किस नाम से जाना जाता है? दंतोष्ठ्य। बच्चों, इसके अंदर दंतोष्ठ्य शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर दंतोष्ठ लिखा है लेकिन दंतोष्ठ्य नाम लिखना है आपको। तो इसमें कौन सा व्यंजन था? व। और व का उच्चारण कैसे होता है? दांत प्लस में ओष्ठ, दंतोष्ठ। इसलिए इस नाम ध्वनि को किस नाम से जाना जाता है? दंतोष्ठ्य। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे वाले व्यंजन के बारे में। आइए बच्चों, आगे जो व्यंजन है वो है ओ, औ। ओ, औ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ प्लस में ओष्ठ, यानी कि कंठोष्ठ्य। इस नाम ध्वनि का क्या नाम होता है? कंठोष्ठ्य। व्यंजन है ओ, औ। उच्चारण स्थान है कंठ प्लस में ओष्ठ, अर्थात गला और होठ, अर्थात कंठ प्लस में ओष्ठ। इसलिए इस नाम ध्वनि का नाम क्या होगा? कंठोष्ठ्य। इस बात को भी आप आराम से समझने की कोशिश करें कि जो व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय हमारी सांस है वो मुख के कौन से अवयव के द्वारा बाधित हो रही है। तो बच्चों, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं आगे कुछ और व्यंजनों के बारे में। बच्चों, अब हम कुछ और व्यंजनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। इन व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त व्यंजन। इनका विस्तार अथवा अक्षरिक खंड देखा जाए तो क, आधा क प्लस में श, वो भी आधा, प्लस में अ, तो क्या बनता है? क्ष। उसके बाद में त्र का अगर देखा जाए तो आधा त प्लस में आधा र प्लस में अ, तो क्या बनता है? त्र। उसके बाद में देखा जाए तो आधा ज प्लस में आधा य प्लस में आधा ने पूरा ए, तो क्या बनता है? ज्ञ। और उसके बाद में है आधा श प्लस में आधा र प्लस में अ, तो क्या बनता है? स्र। ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने